हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने काव्य शास्त्र अभी फ़िलहाल एक दो वीडियो से पढ़ाना शुरू कर रखा है। काव्य शास्त्र मतलब पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उनके 6-7 सिद्धांत हैं। जैसे प्लेटो का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, फिर कालरीज का, लोजाइन्स का, ये सारे सिद्धांत हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे सिद्धांत नंबर 2 जो कि अरस्तु का सिद्धांत है। और अरस्तु ने भी अनुकरण का सिद्धांत दिया। अब अरस्तु कौन था, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अरस्तु था वो प्लेटो का शिष्य था। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो हम पढ़ रहे थे कि जो अरस्तु का गुरु था वो प्लेटो था, यानी कि प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। नंबर 1 पे हमने प्लेटो पढ़ा। तो प्लेटो ने भी क्या किया था, अनुकरण का सिद्धांत दिया। तो प्लेटो का क्या मत था कि ये संसार जो है ना, ये भगवान की अनुकृति है, ईश्वर की अनुकृति है, और कवि क्या करता है, उस अनुकृति का अनुसरण करता है। इसलिए ये, और प्लेटो ने इस संसार को मिथ्या माना और मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति कहा काव्य को, और इस प्रकार से कहा। और किस काव्य को इन्होंने उचित माना, तो प्लेटो का मानना था कि जो काव्य हमारे लिए उपयोगी हो, आदर्शवादी हो, जिसमें नैतिकता हो, जिसमें सदाचार हो, ठीक है, और जो समाज को सदाचार की ओर चलने के लिए प्रेरित करे, तो वही काव्य जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये मत था प्लेटो का। तो प्लेटो ने काव्य को क्या कहा, मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति कहा। और प्लेटो ने तो बल्कि कवि कर्म को बढ़ई और मोचे से भी कम आंका है, मतलब उसका मूल्य कम लगाया है। तो अब बात करेंगे कि जो प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, इन्होंने काव्य के बारे में क्या धारणा दी, इनकी क्या धारणा है, क्या इनका सिद्धांत है। तो प्लेटो का जो सिद्धांत था वो भी अनुकरण का सिद्धांत था, और अरस्तु का जो सिद्धांत है वो भी अनुकरण का सिद्धांत है। लेकिन जो अरस्तु था वो प्लेटो के सिद्धांत से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, इसलिए इन्होंने अपने अनुकरण का सिद्धांत कुछ अलग दिया। अब बारी बारी से देखते हैं। अरस्तु 374 ईस्वी पूर्व और से 322 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। ये प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था। ये आपको ध्यान रखना है, यहीं पर पूछ ले कि अरस्तु किसका शिष्य था, तो अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। यहीं पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते जाएंगे, और सब्जेक्टिव अगर आपसे पूछा जाता है ये प्रश्न, सब्जेक्टिव तौर पर आपको लिखना पड़े, तो उसके लिहाज से भी मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में करवाने वाली हूँ। अक्सर क्या होता है कि जो भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांत है वो जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये मेरे फेवरेट टॉपिक हैं और इनको मैं बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। इसलिए मैं इसका डिटेल से लिखा हुआ मैटर आप सबके सामने लाई हूँ। अगर मैं चाहती तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आपको दे सकती थी, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको पॉइंट 1 2 3 ऐसे करके आपको मिलेंगे, और आप उनको फिर रटने लग जाएंगे। आपकी जो समझ है वो विकसित नहीं हो पाएगी। अब जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको 1 2 3 करके लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हीं में से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछे। तो प्रश्न आपका बीच में से भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो शुरू करते हैं अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से पहले हमने प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत पढ़ा, और जो अरस्तु थे वो प्लेटो द्वारा दिए गए अनुकरण सिद्धांत से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। ठीक है। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु का महान योगदान है। वह सिकंदर महान के गुरु के रूप में विख्यात हैं, मतलब सिकंदर के गुरु थे सिकंदर महान। अरस्तु ने विविध विषयों पर लगभग 400 ग्रंथों की रचना की। तो इनके ग्रंथ भी आपको देखने हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले नंबर पर प्लेटो आता है, उसके बाद अरस्तु आता है, फिर हमने प्लेटो की रचनाएं पढ़ी। ठीक है, पॉइंट्स मैं बताती जाती हूँ कि कौन कौन सा पॉइंट आपको नोट करना है अगर ऑब्जेक्टिव पेपर की आप तैयारी कर रही हैं तो सबसे पहले आपको नोट कर लेना है कि प्लेटो का शिष्य था ये अरस्तु, और सिकंदर महान के गुरु के रूप में विख्यात हैं, सिकंदर के गुरु थे। और अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की।
तो और उनके साहित्य संबंधी विचारों का आधार उनके लिखे 2 ग्रंथ हैं, पोइटिक्स मतलब काव्य शास्त्र और भाषण शास्त्र। रेटेरियस क्या है ये इंग्लिश में, इस क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाषण शास्त्र और काव्य शास्त्र 2 इनके साहित्य संबंधी विचारों के 2 आधार ग्रंथ हैं। ठीक है, तो अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मिमेसिस शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुकरण शब्द कौन सी भाषा से आया, आपको ये ध्यान रखना है कि यूनानी भाषा के मिमेसिस शब्द से हिंदी का पर्याय है, मतलब हिंदी का पर्याय है अनुकरण शब्द। वस्तुतः हिंदी में ये शब्द अंग्रेजी भाषा के इमिटेशन से रूपांतरित होकर आया है। मतलब अंग्रेजी की अगर बात करें तो इमिटेशन शब्द से रूपांतरित होकर अनुकरण शब्द आया, और यूनानी भाषा से अगर बात करें तो मिमेसिस से रूपांतरण होकर हिंदी का पर्याय माना जाता है। अरस्तु से पूर्व प्लेटो के ने अनुकरण सिद्धांत का विवेचन किया, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, और यह स्थापित किया कि काव्य त्याज्य है। मतलब अरस्तु से पहले जो प्लेटो ने अनुकरण का सिद्धांत दिया, तो प्लेटो ने ये कहा कि काव्य त्याज्य है, मतलब काव्य को त्याग देना चाहिए क्योंकि ईश्वर ही सत्य है, इसकी अनुकृति संसार है। प्लेटो ने कहा कि ईश्वर सत्य है और ईश्वर की जो रचना है वह ये संसार है, और इस संसार की अनुकृति काव्य है। मतलब प्लेटो का ये कहना है कि सबसे पहले भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, इस संसार की रचना की, और इस संसार का अनुकरण कौन करता है, कवि करता है। मतलब संसार की अनुकृति ही क्या है, काव्य है। इस प्रकार काव्य अनुकरण का अनुकरण है। मतलब सबसे पहले ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ने क्या बनाया, संसार बनाया। ठीक है, और इस संसार की अनुकरण करके क्या किया, काव्य लिखा गया, तो ये अनुकरण का अनुकरण हो गया, इसलिए ये सत्य से 2 गुना दूर है। ये कहावत है प्लेटो ने कहा अनुकरण के बारे में। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरे शब्दों में अनुकरण सदैव अधूरा होता है। अब प्लेटो का मानना है कि जब कोई व्यक्ति इस चीज का अनुकरण करके यहाँ पर कुछ लिख रहा है तो वो जरूर सदैव अधूरा रहने वाला है, क्योंकि हम एकदम पूरी तरीके से किसी भी चीज का अनुसरण नहीं कर सकते। अतः संसार अर्ध सत्य है और काव्य चौथाई सत्य है, अर्थात 3/4 झूठ है, इसलिए त्याज्य है। देखो इस बात का इन्होंने स्पष्ट धारणा दी है कि प्लेटो का कहना था कि काव्य जो है वो त्याज्य है। अब काव्य क्यों त्याज्य है, क्योंकि ये अनुकरण का अनुकरण है, संसार की अनुकृति है, संसार का अनुसरण करके काव्य की रचना की जाती है, इसलिए काव्य जो है 3/4 झूठ है, इसलिए काव्य त्याज्य है, त्यागने योग्य है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ये प्लेटो का था। वस्तुतः प्लेटो ने अनुकरण का प्रयोग स्थूल अर्थ में किया। स्थूल और सूक्ष्म 2 शब्द होते हैं हमारे पास, तो सूक्ष्म होता है बहुत छोटा और स्थूल होता है थोड़ा सा बड़ा, तो स्थूल अर्थ में किया, और इस आधार पर काव्य के 3 भेद बताए। कौन से 3 भेद बताए प्लेटो ने अनुकरण के, तो एक तो नाट्यात्मक काव्य, दूसरा असत्य काव्य, और तीसरा सत्य काव्य। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ स्थूल अर्थ में इन्होंने प्रयोग किया और काव्य के 3 भेद बताए। ये तीनों आपको याद रखने हैं, नाट्यात्मक काव्य, असत्य काव्य और सत्य काव्य। प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, कहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। और अरस्तु ने भी अनुकरण के सिद्धांत को इसी रूप में लिया है, किंतु इसने अपनी कल्पना से इसमें नया रंग भर दिया तथा काव्य की महत्ता को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अरस्तु द्वारा अनुकरण शब्द का प्रयोग, मतलब अरस्तु ने अब इस बात को आप अभी तक तो हमने इसकी स्थापना ही बताई थी कि अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वो क्या है, क्या भूमिका है और किस प्रकार इन्होंने पलटवार किया प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का। हमने यही पढ़ा था कि प्लेटो के क्या विचार थे अनुकरण के बारे में। अब हम देखेंगे, यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू होता है कि अरस्तु द्वारा अनुकरण शब्द का प्रयोग। अरस्तु ने अनुकरण शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया, इसकी व्याख्या उनके टीकाकार अपने अपने ढंग से करते हैं। मतलब अरस्तु ने जो अनुकरण शब्द का प्रयोग किया वो अलग अलग विद्वान अपने अलग अलग ढंग से करते हैं। प्रोफेसर ब्रूचर के अनुसार अरस्तु के द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। ठीक है, तो ये तो प्रोफेसर ब्रूचर ने दिया। अभी हम सबके मत पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर मरे ने बताया
कि अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। अब प्रोफेसर मर्रे ने क्या कहा कि सर्जना होता है क्रिएटिविटी, जिसे आप कहते हैं अपनी खुद की मौलिक रचना। तो सर्जना का अभाव नहीं है कि कवि के अंदर सर्जन करने की क्षमता नहीं होती है, अपितु वह पुनर्सर्जना है कि कवि को हम ये नहीं कह सकते कि वो उसका प्लेटो की तरह कि काव्य का अनुकरण है, मिथ्या जगत है, संसार की देखा देखी करके काव्य कर्म करता है, तो ये नहीं कह सकते। प्रोफेसर मरे ने कहा कि अनुकरण का अर्थ सर्जना का भाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है, मतलब पुनर्सर्जन करता है। ठीक है। अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा। पॉइंट नोट करना है यहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लेटो का बताया था आपने कि प्लेटो ने काव्य को उपयोगितावादी दृष्टि से देखा कि काव्य हमारे लिए उपयोगी होना चाहिए। उसी प्रकार से अरस्तु ने और उसने सौंदर्य को बिल्कुल निहायत बेकार बताया था, सौंदर्य और आनंद को नहीं माना था प्लेटो ने, ये याद रखना है। सौंदर्य और आनंद की उसने निंदा की थी कि जिस काव्य में सौंदर्य और आनंद हो हमें उसे त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो ये उस बात को नहीं मानते प्लेटो, लेकिन अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा। नंबर 1 ये पूछ सकते हैं आपसे कि अरस्तु को काव्य को देखने का क्या नजरिया था या क्या दृष्टिकोण था, तो वो था सौंदर्यवादी दृष्टि। इसे दार्शनिक, राजनीतिक एवं नीति शास्त्र के बंधन से मुक्त किया। इन्होंने मतलब ये अरस्तु, प्लेटो ये दार्शनिक भी थे और राजनीतिक भी थे। तो विद्वानों ने उसके प्लेटो के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, मतलब ये आरोप किया कि ये राजनीतिक है, इसलिए काव्य के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी कहकर उसे दार्शनिक और राजनीतिक और नीति शास्त्र के बंधन से मुक्त कर दिया, अर्थात कला प्रकृति की अनुकृति है। आप देखो इन्होंने क्या कहा अरस्तु के बारे में, आपको यह याद रखना है। जैसे कि प्लेटो ने काव्य को मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति कहा था, उसी के तहत अरस्तु ने क्या कहा है, कला प्रकृति की अनुकृति है। प्रकृति से उनका अभिप्राय जगत के बाह्य गोचर रूप के साथ साथ उसके आंतरिक रूप यानी कि काम, क्रोध आदि मनोविकार आदि से भी है। ठीक है। अरस्तु ने हूबहू नकल को अनुकरण नहीं माना। अनुकरण मतलब एक दूसरे का अनुकरण करना, देखा देखी करना, होड़ करना, उसको देखकर रचना करना। तो अरस्तु ने कहा कि हूबहू नकल को अनुकरण नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार प्रकृति के अनेक दोष और अभाव भी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। तो अरस्तु ने ये कहा कि प्रकृति की कला जो है वो प्रकृति की अनुकृति है, और अगर हमारी प्रकृति के अंदर कोई दोष है या किसी चीज़ का अभाव है तो हम उसे अपनी कल्पना के द्वारा उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है। उनके शब्दों में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जनरली आर्ट पार्टी कंप्लीट्स व्हाट नेचर कैन नॉट। तो ये उन्होंने कहा। अबरक्राम्बी ने अरस्तु के तर्क को स्पष्ट करते हुए लिखा है, यदि कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती तो हमें उससे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे। हमें उससे कुछ अधिक। देखो एक अरस्तु के तर्क को स्पष्ट करते हुए एक विद्वान ने कहा, अबरक्राम्बी ने क्या कहा कि अगर कविता प्रकृति का केवल दर्पण है तो वह हमें उससे कुछ अधिक नहीं दे सकती थी जो प्रकृति देती है। मतलब इस विद्वान ने कहा, अबरक्राम्बी ने अरस्तु के तर्क को स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर हम प्रकृति का अनुसरण करते हैं, हूबहू नकल करते हैं, तो जो प्रकृति ने दिया उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं दे सकती थी। पर तथ्य यह है कि कविता का आस्वादन इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें यह भी प्रदान करती है, क्योंकि वह हमें वह भी प्रदान करती है जो प्रकृति नहीं दे सकती। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें अरस्तु के तर्क को स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल प्रकृति का हम अनुसरण नहीं करते, और प्रकृति जो हमें देती है उसके अलावा काव्य हमें वह भी देता है जो प्रकृति नहीं देती है। ठीक है। वस्तुतः कवि या कलाकार अपनी संवेदना और अनुभूति से अपूर्णता को पूर्णता प्राप्त करता है और उसे आदर्श रूप देता है। क्या कहा कि कवि या कलाकार अपनी संवेदना और अनुभूति से
अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है, ये बात बिल्कुल सही है, और उसे आदर्श रूप देता है। अतः अनुकरण को मात्र नकल नहीं कहा जा सकता। अनुकरण सिद्धांत से इतिहासकार और कवि का भेद भी स्पष्ट हो जाता है। इतिहासकार तो उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है, किंतु कवि उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। ये संभावना भी बताता है, कवि की उसमें अनुभूति भी होती है कि कवि किस चीज़ को क्या अनुभूत कर रहा है, क्या अनुभव कर रहा है, क्या उसकी कल्पना है, क्या उसकी संवेदना है प्रकृति के साथ। वो कुछ सब कुछ भी हमें किसके अंदर मिलता है, काव्य के अंदर मिलता है। ठीक है, इसलिए काव्य का रूप अपेक्षाकृत अधिक भव्य है। अरस्तु का यह भी मानना है कि काव्य स्वादन का रहस्य भी मनुष्य के अनुकरण की प्रवृत्ति में निहित है। वस्तुतः कला जन्य आनंद अनुकृति जन्य आनंद ही है। अभी तो हमने ये पढ़ा कि अरस्तु ने क्या कहा। अरस्तु ने कहा कि काव्य जो है, कला जो है, वो प्रकृति की अनुकृति है। ठीक है, और प्रकृति के केवल बाह्य अनुकृति ही नहीं है जो भारी सुंदरता हमें दिखती है, बल्कि प्रकृति के अंदर जो काम क्रोध लोभ जैसे जो मनोविकार हैं वो सब भी काव्य के अंदर हमें मिलते हैं। और काव्य के अंदर कवि की संवेदना होती है, कवि की अनुभूति होती है, इसलिए काव्य हमारे लिए उपयोगी है। और काव्य हमें वो बहुत कुछ देता है जो प्रकृति हमें नहीं देती है। तो ये विचार सारे किसके थे? अरस्तु के थे। अब अनुकरण की प्रक्रिया क्या है, मतलब किस प्रक्रिया से अनुकरण करता है कवि, ये अरस्तु ने बताया, तो इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, अरस्तु के अनुसार कवि वस्तुओं को यथास्थिति रूप में वर्णन नहीं करता, अपितु उनके युक्ति युक्त यानी कि तर्कपूर्ण संभावी रूप से वर्णित करता है। अरस्तु ने ये कहा, प्लेटो के उसका जवाब देते हुए कहा कि जो कवि है कि प्रकृति के अंदर कोई चीज जिस स्थिति में है उसी स्थिति को बिल्कुल नकल नहीं करता है, उसी वस्तु की नकल नहीं करता है, अपितु उसके साथ नकल करके उसका तर्क भी देता है कि ये किस प्रकार से चीज सही है और किस प्रकार से गलत है। इस प्रकार की मानव जीवन के स्थायी तत्वों की अभिव्यक्ति के लिए वस्तु के सत्य का बलिदान भी कर सकता है और उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। वह मानव के कार्य ही नहीं अपितु उसके भाव विचार चरित्र आदि में कल्पना के अनुरूप, यानी कि इसने क्या किया, कल्पना का समावेश कर दिया कि कवि जो है अपनी कल्पना करके ये भी बताता है कि क्या हो सकता है और क्या है। ठीक है, अनुरूप परिवर्तन कर लेता है। काव्य में जिस मानव का चित्रण होता है वह सामान्य से भी अच्छा हो सकता है और बुरा भी अथवा यथार्थ भी हो सकता है, तीनों संभावनाएं हैं। वस्तुतः कवि सहृदय के आनंद के लिए ये परिवर्तन करता है क्योंकि ऐसा करने से कवि को आनंद मिलता है। ठीक है, कवि क्या करता है, सहृदय का मतलब होता है पाठक, जो पढ़ने वाला है, जो काव्य का आनंद लेता है, उसके लिए कवि क्या करता है, अपने कल्पना से जो अनुकरण कर रहा है उसमें अपनी कल्पना से परिवर्तन करता है, क्योंकि उस परिवर्तन से कवि को क्या मिलता है, आनंद मिलता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अरस्तु का ये कहना है कि कवि जो है प्रकृति की हूबहू नकल नहीं करता, वो अपनी कल्पना के माध्यम से उन सभी तत्वों को समावेश कर देता है काव्य के अंदर जो पाठक को आनंद प्रदान करते हैं और जिससे कवि को भी आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, विवेचन एवं निष्कर्ष। अब अरस्तु के जो सिद्धांत है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है ये हम देखेंगे। अरस्तु के अनुसार, ये तो आप प्रक्रिया शायद आप समझ गए होंगे कि किस प्रक्रिया से अनुकरण करता है, मतलब सीधा हूबहू नकल न करके उसमें सम्मिलित करता है, कुछ चीज़ों का मिश्रण करता है जो काव्य को आनंद की प्राप्ति की तरफ ले जाते हैं। उसमें क्या करता है, वह भाव विचार चरित्र आदि में कल्पना के अनुरूप क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, कवि। तो ये विवेचन एवं निष्कर्ष क्या कहता है, उसके अरस्तु के अनुसार अनुसरण का विषय जीवन का बाह्य पक्ष नहीं है, अपितु इसका प्रभाव क्षेत्र अंतर जगत तक व्याप्त है। यानी कि ये हमारी प्रकृति है तो इसके आंतरिक और बाह्य दोनों ही जो चीज़ें इसमें समाई हुई हैं। अब प्रकृति से अलग तो मनुष्य नहीं है, मनुष्य का जो अंदर का व्यवहार है या अंदर का जो आचरण है, मनुष्य के मन के अंदर जो है वो भी प्रकृति के अंदर आ जाता है। तो कवि ये कह रहा है कि इसका प्रभाव क्षेत्र अंतर जगत तक व्याप्त है। अंतर जगत मतलब बाह्य और अंतर जगत दोनों तक है। अरस्तु काव्य के लिए वस्तु कैसी है की अपेक्षा वस्तु कैसी होनी चाहिए
पर अधिक बल देता है। अगर वस्तु कैसी है कवि ये बता रहे हैं अपने काव्य के अंदर, तो ये तो सीधा अनुकरण हो गया। अब ठीक है, उसकी नकल हो गई। और कवि ये अरस्तु ये कहता है कि कवि ये भी बताता है कि वस्तु कैसी है और कैसी होनी चाहिए, इस पर अधिक बल देता है, तो उसमें अपनी सृजनात्मकता को शामिल करता है कवि। अनुकरण सिद्धांत का विरोध क्रौंचे के सहजानुभूति सिद्धांत से भी है, क्योंकि क्रौंचे के अनुसार कला मूल रूप में कलाकार के मन में घटित होती है और वह सहजानुभूति है, जबकि अरस्तु के अनुसार वह कल्पनातीत है। मैंने कहा ना कि अरस्तु क्या कहता है कि कवि उसके अंदर कल्पना का समावेश करके उसको और भी आनंद स्वरूप बना सकता है। इसलिए क्रौंचे जो है, अरस्तु सिद्धांत का विरोध क्रौचे के सहजानुभूति सिद्धांत से भी है। और क्रौचे ने क्या कहा कि जो काव्य है वो कवि की सहज अनुभूति है, लेकिन अरस्तु ने कहा कि वह कल्पनातीत है। ठीक है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की परिधि बड़ी संकुचित है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की जो परिसीमा है, परिधि है, वो बड़ी ही संकुचित है, मतलब सिकुड़ी हुई है। सोच जो है वो छोटी है। उसमें कवि की अंतस चेतना को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। कवि जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजरता है, उनसे गुजरकर चेतना का निर्माण करता है, परंतु अरस्तु ने इस बात पर बल नहीं दिया। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि कवि किन चीज़ों को क्या अनुभव करता है, देखकर किसी भी चीज़ को उसके मन में क्या विचार आते हैं, तो कवि के किसी चीज़ को कवि किसी चीज़ को किस दृष्टिकोण से देखता है और फिर उस पर अपने विचार रखता है, वही तो काव्य है। तो अंतस चेतना को स्थान भी देना चाहिए था, लेकिन अरस्तु ने कवि के अंतस चेतना को स्थान नहीं दिया। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु अब तक जो हमने डिटेल पढ़ी उसका बिल्कुल सार यहाँ पर आ गया है। अभी तक भी जिसको समझ में नहीं आया तो वो इन पॉइंट से समझ सकता है, जैसे कि हमने प्लेटो का समझा था। ठीक है, इसमें क्या है, कविता जगत की अनुकृति है। पॉइंट नंबर 1, आप ये पॉइंट नोट कर लें। इतनी बड़ी कहानी तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। तथा अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। कह के मतलब अनुसरण तो मनुष्य प्रकृति का करता ही करता है। तो अरस्तु ने क्या कहा कि कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण मनुष्य की मूल प्रकृति है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। बालक अपने से बड़ों की क्रियाएं देखकर तथा उसका अनुकरण करके ही सीखता है। पॉइंट नंबर 2, ये बात भी बिल्कुल सही है, अनुकरण से ही सीखते हैं हम। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। इसका आप मतलब समझ गए होंगे कि हम अनुकृत वस्तु में मतलब ये एक वस्तु है जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं, तो ये अनुकृत वस्तु है। और एक मूल वस्तु है, मूल वस्तु का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं कि मूल रूप से क्या हो सकती है और इसका अनुकरण करके क्या हो सकती है। अनुकरण के माध्यम से भय मूलक या त्रास मूलक वस्तु को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे आनंद की प्राप्ति हो सकती है। पॉइंट नंबर 4 आपको नोट करना है कि अनुकरण के माध्यम से जो वस्तु भय मूलक है या त्रास मूलक है उसको भी हम इस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे आनंद की प्राप्ति हो। और तीसरा उसने पॉइंट क्या कहा कि अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, इसमें मूल सादृश्य को देखकर आनंद प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट था अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। बालक अपने से बड़ों की क्रियाओं को देखकर तथा उसका अनुकरण करके ही सीखता है और कविता जगत की अनुकृति है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। काव्य कला सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। नाट्य काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। जिस प्रकार प्लेटो ने ये कहा था कि काव्य जो है एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी अधिक उपयोगी है अगर वह उपयोग रखती है तो उसने कवि को कोई स्थान नहीं दिया था प्लेटो ने। लेकिन अनुकरण ने काव्य कला सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है। इसने काव्य कला को सर्वोच्च कला कहा है तथा सभी ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। उसने प्लेटो ने ललित कलाओं को और भी अधिक उपयोगी बताया था, काव्य को नहीं बताया था। लेकिन अरस्तु का कहना है कि जो काव्य कला है वो ललित कलाओं तथा उपयोगी कलाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है। नाट्य काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। अगला पॉइंट है, अरस्तु ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की है। प्लेटो की भांति दर्शन राजनीति के चश्मे से उसे नहीं देखा।
अरस्तु काव्य को प्रकृति का अनुसरण मानकर चला है, इसलिए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये मत इम्पोर्टेंट है। अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है और त्रास और करुणा का विवेचन उसकी चरम सीमा रही है। तो ये नरेंद्र का विचार है डॉक्टर नगेंद्र का अनुकरण के बारे में। और अरस्तु ने अनुकरण को नया अर्थ प्रदान करते हुए कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। कला को संवेदन एवं बिंब विधायनी शक्ति से संपन्न माना। ये एक एक पॉइंट हो सकते हैं। देखो, अरस्तु ने अनुकरण को नया अर्थ प्रदान करते हुए कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। कला को संवेदन एवं बिंब विधायनी शक्ति से संपन्न माना। देखो, ये इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट बताए हैं काव्य के अरस्तु ने। नंबर 1 तो ये बताया। नंबर 2 कि कला को संवेदन एवं बिंब विधायनी शक्ति से संपन्न माना। नंबर 2 कलागत सौंदर्य को शिवत्व से अधिक महत्व प्रदान किया। नंबर 3 और मतलब ये महत्व है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत का महत्व है इसके अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का क्या महत्व है अरस्तु के अनुसार, ठीक है, ये पॉइंट्स क्या विशेष है ये बताया है। और प्लेटो द्वारा कला पर पवित्रता को दूषित करने का जो आरोप लगाया गया था उसे अरस्तु ने स्वीकार नहीं किया। यही नहीं अपितु उसने काव्य को दर्शन एवं नीति के चंगुल से मुक्ति दिलाई। ठीक है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अंतस चेतना को कम महत्व दिया, इस बात पर भी ये सारा निष्कर्ष है जो हम अभी तक पढ़ाए। वर्तमान समय में अत्यधिक प्रचलित गीति काव्य का तो उदय ही नैसर्गिक भावोद्रेक से होता है जो बरबस मन में फूट पड़ता है। ये अनुभूतियां व्यक्तिक होती हैं, जबकि अरस्तु कला को व्यक्तिक अनुभूति की अभिव्यक्ति न मानकर संपूर्ण समाज को आनंद प्रदान करने वाली वस्तु माना है। मतलब जो अरस्तु है उसने कला को एक व्यक्ति विशेष की अनुभूति न मानकर उसने संपूर्ण समाज को आनंद प्रदान करने वाली वस्तु काव्य को माना है अरस्तु ने। इसी प्रकार गीति काव्य अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से मेल नहीं खाता। ठीक है, इसी प्रकार अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का विरोध क्रोचे के सहजानुभूति सिद्धांत से भी है, क्योंकि क्रोचे कला को सहजानुभूति मानता है और अनुकरण नहीं मानता। ये तो आपको सिर्फ पॉइंट ध्यान रखना है। समग्रतः ये कहा जा सकता है कि इस सिद्धांत की भी अपनी न्यूनताएं एवं सीमाएं हैं। तो ये आपका इतना ही था और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। ठीक है।